नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी स्पेशल। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ये विषय केवल और केवल आपसे जुड़ा हुआ है, सड़क यानी रोजमर्रा में जिसका हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। बरसात में भले ही सड़क थोड़ी सी खराब हो गई हो और अब कई सड़कों पर धूल उड़ रही हो बेतरतीब, लेकिन हम भी इसी इंतजार में हैं कि कब सड़क बन जाएगी और कब ये धूल उड़ना भी बंद हो जाएगी। हालांकि हमारा सवाल थोड़ा सा अलग इसलिए है कि सड़क से सत्ता का क्या रास्ता है। जैसे कि हमने देखा है कि नेता सड़क से ही अपनी सियासत की शुरुआत करते हैं, यानी कि जमीन से अपनी सियासत की शुरुआत करते हैं और सड़क पर ही जब उन्हें जन समर्थन मिलता है, जनता का समर्थन मिलता है, तो सड़क से संसद और सड़क से सदन का रास्ता तय होता है। लेकिन ये जनता है, जब आप सदन में बेहतर काम नहीं करते हैं तो यही जनता वापस सदन से सड़क का रास्ता भी तय करवा देती है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है सड़क से किसकी सत्ता चली गई थी और सड़क से किसकी सत्ता आ गई। ये भी मध्य प्रदेश के लोगों ने देखा है, यानी मध्य प्रदेश के लोग सड़क को बहुत अच्छे से जानते हैं। नेता भी इस बात को जानते हैं कि सड़क आखिर किसके आधार को बाकायदा मजबूत कर देती है और तस्वीर देख के समझने की कोशिश कीजिए कि किसके आधार को कमजोर कर देती है। पहले आपको सुनवाते हैं प्रमुख पार्टियां इस महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि केवल और केवल आपसे जुड़ा हुआ है, इस पर क्या कह रही हैं। आइए सुनते हैं। सड़कें भारी बरसात के कारण अगर कहीं क्षतिग्रस्त हुई हैं, नए सड़क का निर्माण भी जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग हों, राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए मार्ग हों, सभी पर तेजी से काम चल रहा है। नए भी मार्ग बनाए जा रहे हैं, मार्गों का उन्नयन भी हो रहा है। मध्य प्रदेश के नागरिक भली भांति जानते हैं कि सब तरफ अच्छी सड़क और पक्की सड़क भाजपा सरकार देती रही और आगे भी देगी। पूरी सड़कें बदहाल हैं, गड्ढे ही गड्ढे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। जनता मजबूर है, गाड़ियों में काम निकल रहा है, इंसान के अंदर काम निकल रहा है, इलाज करवाना पड़ रहा है उसको। हड्डियों के डॉक्टर के पास आप जाके देखिए, भीड़ ही भीड़ है। ये हालात हो गए हैं पूरे मध्य प्रदेश के। चुनावी साल के वादे जनता अच्छे से जानती है, जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। सड़कें बना ना सके, रोजगार दे ना सके, मध्य प्रदेश के अंदर व्यापार बढ़ा नहीं सके, हर मोर्चे पर नाकाम सरकार अपनी जाने की तैयारी करे। तो दोनों पार्टियों के नेताओं को आपने सुन लिया और इसे समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। सड़क से किस तरह से सत्ता का रास्ता निकलेगा, इसे हम समझने की कोशिश तो करेंगे ही और साथ ही साथ आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए, जब नेता जनता के लिए किसी प्रमुख वादे को करते हैं, जनता से करते हैं, तो इसमें कई सारे नफा नुकसान भी छिपे होते हैं, सिर्फ सियासी दलों के नहीं बल्कि साथ ही साथ जनता के भी। और इसीलिए ये बात थोड़ी और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगले ही साल विधानसभा चुनाव भी है, इसलिए भी ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो अब समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है इस विषय में छिपा हुआ। चेतन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत है। संतोष सिंह गौतम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, बहुत स्वागत है संतोष जी का भी। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेतन जी, अब इस बात को आपसे अच्छा कौन बता सकता है, क्योंकि साल 2003 के समय तो आपकी पार्टी ने चुनाव ही इस विषय पर लड़ा था और आप लोग ये तो कह रहे हैं कि सभी 52 जिलों की सड़कें जहां जहां की खराब हुई है उसको ठीक करवा लिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जिस टाइम स्लॉट में सही होना चाहिए थी वैसी अभी आप लोग नहीं करवा पाए। चेतन जी, कांग्रेस की राजनीति की टाइमिंग ठीक होती तो आज देश में दुर्दशा तो नहीं होती। सड़कों की दुर्दशा आपको दिख रही, पार्टी की नहीं दिख रही है। लेकिन एक बात आपने सच कहा है कि बिजली, पानी, सड़क, जिन मुद्दों को लेकर के हम 2003 में सरकार में आए थे, तो ये हमको बहुत अच्छे से पता है कि बिजली, पानी, सड़क, ये सारे मुद्दे
हमारे संज्ञान में है और इन सारे मुद्दों पर हमको काम करना है। तो इससे कहीं भारतीय जनता पार्टी सुस्त पड़ी ऐसा आप अंदाज मत लगाइए। जी 6 लाख करोड़ रुपए की लागत से हम मध्य प्रदेश में सड़कें बनाने जा रहे हैं। जी 3 लाख किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हुआ है। जी और मैं कांग्रेस के नेताओं खास तौर से बताना चाहता हूं जी कि जबलपुर से लेकर के आपके चुनाव के पहले होने वाला है, जबलपुर से नागपुर के बीच में हम मेट्रो ट्रेन चलाने जा रहे हैं। 6 डिब्बे आम आदमी के लिए रहेंगे, 2 डिब्बे उसमें जिसमें फल फ्रूट सब्जियां जो फ्रेश आएंगी किसानों की, उनके लिए हम मेट्रो चलाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मध्य भारत का जो क्षेत्र कहलाता है, जिसमें बालाघाट है, सिवनी है, डिंडोरी है, सागर है, जबलपुर है, नरसिंहपुर है, इन सारे स्थानों पर हम 4 से 6 लाइन की सड़क का निर्माण कर रहे हैं। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मध्य प्रदेश की सारी सड़कों के रिपेयरिंग के लिए कहीं आवश्यकता है तो निर्माण के लिए 1600 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि का भी आवंटन करने सरकार जा रही है। तो ये हमको मालूम है कि बिजली, पानी, सड़क इस मध्य प्रदेश की जनता की पहली आवश्यकता है और मध्य प्रदेश की जनता की इस आवश्यकता को पूरा करना हर हाल में, हर परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कर्तव्य है। और उस कर्तव्य के पथ पर चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगभग तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि आपको जितना याद है ना, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को याद है। और रोजाना हम चुनाव की तैयारी करते हैं, रोजाना हम बैठक इसी को लेकर के करते हैं, तो कहीं कोई चीज छूट नहीं जाए। इन सारी चीजों का संज्ञान हम सबके उसमें रहता है। जबलपुर से दमोह के बीच में भी हम 100 किलोमीटर की सड़क डालने जा रहे हैं, उसके भी टेंडर जारी किया चाहे तो आप वेबसाइट पे चेक कर लीजिए, 800 करोड़ रुपए हम उसमें दे रहे हैं। तो सड़कों के निर्माण को लेकर के, बिजली को लेकर के, शुद्ध पेयजल को लेकर, स्वच्छता को लेकर के, स्मार्ट सिटी लेकर, प्रधानमंत्री आवास को लेकर के, मुख्यमंत्री खेत जोड़ो योजना पर हम काम करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 6 महीने के बाद संतोष जी कि मध्य प्रदेश में हम हर खेत तक माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से जो योजना आ रही उसको खेत से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी कांग्रेस अपना काम करे और आपको आरोप लगाना भी चाहिए, क्योंकि ये तो आपका राजनीति में मूल कर्तव्य है। अगर आप हम पर आरोप नहीं लगाएंगे तो फिर किस पर लगाएंगे? ठीक है। संतोष जी, आपका जवाब। देखिए विवेक जी, अभी आपने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सड़क के मुद्दे पर सरकार में आई थी, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 19 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज हम इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं कि सड़कों के हालात खराब हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर है। सबसे पहले उन्होंने अपने जूतों का त्याग करके ये कहा कि जब तक मेरे क्षेत्र की सड़कें ठीक नहीं हो जाती, मैं तब तक जूतों का त्याग करके नंगे पैर चलूंगा। तो ये गोपाल भार्गव पर उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि गोपाल भार्गव सड़कों की स्थिति सुधारने में पूरी तरह से अक्षम रहे हैं। और जहां तक खुद लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव का सवाल है, तो उन्होंने ये कहा कि सड़कों को सुधारने के लिए हमारे पास बजट नहीं है और अगले 8 महीनों तक हम इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसलिए सड़कों को सुधारने के लिए यदि मुख्यमंत्री की तरफ से या प्रदेश भाजपा सरकार की तरफ से कोई बयान आता है तो मैं समझता हूं पूरी तरह से बेमानी है, झूठा है। और 19 वर्षों में जो सड़कों के हालात सुधार नहीं पाए, जिन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया, बेरोजगारी में अव्वल बना दिया, कुपोषण में अव्वल बना दिया, और जिस प्रकार से रिपोर्ट आती है राष्ट्रीय एनसीआरबी की, उसमें अपराधों में अव्वल बना दिया, महिला अपराधों में अव्वल बना दिया, आदिवासियों के अत्याचारों में अव्वल बना दिया, दलितों के अत्याचारों में अव्वल बना दिया, और मध्य प्रदेश में पूरी तरह से पलायन हो रहा है, प्रतिभा का पलायन हो रहा है, या रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को, और पूरी तरह से खजाना खाली है। रोज हम सुनते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने आज इतने 1000 करोड़ का कर्ज लिया, इतने 1000 करोड़ का कर्ज लिया। मैं समझता हूं राजस्व को जुटाने का उनके पास सिवाय कर्ज के अन्य कोई साधन मिल नहीं रहा है। शराब की दुकानों की संख्या बढ़ती जा रही है, माफिया अधिकारियों पर हमला कर रहे हैं, व्यक्तियों पर हमला कर रहे हैं। उमा भारती लगातार शराब नीति को लेकर मुखर है। ऐसे में केवल कांग्रेस आरोप लगा रही है, ऐसी बात नहीं है। महेंद्र सिंह सिसोदिया हो, प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, उमा भारती हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यशैली पर, उसकी विफलता पर सवाल खड़े करते रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं देवदत्त जी से जवाब लेता हूं, आप दोनों के पास एक बार फिर से लौटूंगा। देवदत्त दुबे जी, साल 2022 जब हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय की, और थोड़ा सा हम पीछे भी गए, 2003 के दौर को भी याद किया। हालांकि 2003 बहुत पीछे निकल गया है, लेकिन इतिहास को कभी कभी खंगाला जाता है, वर्तमान से जोड़कर देखा जाता है। तो आपको कितना लगता है इस 19 साल के बड़े सफर में मध्य प्रदेश ने अपने ये जो सड़कों का सफर है, ये कितना आगे तक तय किया है, और जितना तय किया है क्या वो काफी है? देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 15 वर्षों में
बहुत तेजी से सड़कें बनी हैं। आप ओवर ब्रिज बहुत सारे बने हैं, हम सब आप देख रहे हैं, राजधानी भोपाल में ही देख लें तो कितने ओवर ब्रिज बन गए हैं। और ये क्या हुआ कि 2003 के पहले और 3 तक जो सड़कों की स्थिति थी, तो जब भी कंपैरेटिवली तुलना होगी तो आज की स्थिति बेहतर लगेगी। भले ही आज सड़कें बरसात के कारण खराब हो और फंड नहीं है तो देरी हो रही हो, लेकिन 2003 में जैसे मैं सागर की बात करूं तो 8 घंटे सागर जाने में लगते थे और अब 2.5-3 घंटे पहुंच जाते। ऐसे कई जगह की रास्ते थे उस समय कि आधा रास्ता तो लोग खेतों में तय करते थे उस समय, क्योंकि सड़क से अच्छे खेत हुआ करते थे, खेतों में रास्ते बन गए थे। तो जब जब ये तुलना होगी तो आज की स्थिति ठीक लगेगी। लेकिन जो दावा किया गया था जैसे अमेरिका जैसी सड़कों का, तो वैसी स्थिति भी आज नहीं बची, क्योंकि बरसात के बाद बहुत सारी सड़कें खराब हो गई हैं। तो जिस उम्मीद के साथ जब सड़कें, बिजली और पानी के मुद्दे पे भाजपा ने 2003 में चुनाव लड़ा, तो कांग्रेस के मात्र 38 विधायक बड़ी मुश्किल से जीत पाए, कई लोगों की जमानत जब्त हो गई। तो आपने जो उम्मीदें जगाई थी उस पर आप पर दोहरा दबाव होगा कि अब यदि थोड़ा भी होगा तो आपके ऊपर आएगा कि आप भी सड़कों की। लेकिन दुबे साहब, उस समय तो हमने ये देखा था कि उमा लहर कीजिए या बीजेपी लहर कहिए, उस समय तो बड़े बड़े दिग्गज हार गए थे चुनाव, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री हार गए थे जिनका दबदबा था अपने क्षेत्र में। उसके बाद उनके चाहे उनके लड़कों ने चुनाव लड़ा हो या उन्होंने स्वयं लड़ा हो, साल 2008 में तो जीत गए, लेकिन 2003 बहुत सियासी नफा नुकसान के लिहाज से तो बहुत अलग था वो, खासतौर से अगर हम कांग्रेस की बात करें तो। नहीं, उस समय आपको याद होगा कि सड़क, बिजली और पानी के मुद्दे बहुत जमकर उछले थे और परेशान हो गए थे। लाइट गुल होती थी, यदि नियम हो कि इस समय लाइट गुल हो रही है तो ठीक है। उस समय ये होता था कि आप अंदर से छत पे से नीचे जा रहे हैं तो लाइट आ गई, चलो नीचे चले, फिर 2 मिनट बाद, 2 घंटे बाद फिर लाइट गुल, फिर छत पे भग रहे। मतलब बहुत खराब स्थिति हो गई थी उस समय, जिसको लोग अभी तक याद करते हैं। तो मुझे लगता है कि उसकी तुलना में तो बेहतर है, लेकिन जो आपके दावे और वादे हैं उसकी, उससे अपेक्षा की उम्मीद से अभी कम है, उसमें और ज्यादा करने की जरूरत है। और खासकर अभी जो 1-2 सालों से जो ये बरसात के कारण जो सड़कें उखड़ी है, इनकी मरम्मत बहुत जरूरी है। इसके लिए फंड अलग से सरकार को देना चाहिए, विशेष पैकेज देना चाहिए, जिससे सड़कें ठीक हो जाए। क्योंकि ये मुद्दे जितने आपने उछाले हैं वो आपको भी रिवर्स लग सकते हैं। यदि आपकी स्थिति उनसे 50% भी खराब हुई तो इसका आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसको इतना उछाला अच्छा था। दुबे साहब, इस एक छोटा सा सवाल करूंगा। मान लीजिए कि अभी वर्तमान सरकार ने, क्योंकि चेतन जी भी हमारी बात सुन रहे हैं, संतोष जी भी सुन रहे हैं, और जाहिर सी बात है चेतन जी भी सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे। मान लीजिए अभी सरकार ने अगर ये जो सड़कों का मसला है इसको ठीक कर लिया, पानी बिजली का मसला बिल्कुल ठीक कर लिया, तो इसका बेनिफिट कितना मिल सकता है सरकार को, या जनता अपना प्रीसेट 1 साल पहले कुछ और लेकर चलती है? देखिए, ये बात सही है कि जनता कई बार तात्कालिक मुद्दों पर भी निर्णय देती है, लेकिन एक दीर्घकालिक उसका एक अनुभव होता है जिसके आधार पर एक जड़ता बनती जाती है। तो मैं फिर कहूंगा कि अभी वैसी स्थिति नहीं आई। यदि भाजपा आज भी सड़कों को सुधार ले तो ये मुद्दा कांग्रेस खड़ा नहीं कर पाएगी। कांग्रेस को दूसरे मुद्दे खड़े करना पड़ेंगे। सड़क, बिजली, पानी की जब भी कांग्रेस बात करेगी तो घूम फिर कर वही आएगी। जैसे कांग्रेस बिजली की बात इस मायने में कर सकती है कि हमने 1.5 साल में बिल इतना कम कर दिया था, 100 रुपए, 200 रुपए बिल आ रहा था। तो मुद्दे आपको पहचानना पड़ेंगे, कौन जनता स्वीकार करती है, क्योंकि तुलना जनता करती है, क्योंकि उसको उस पे भुगतना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। तो वो आप उस मैदान में जाइए जहां आपकी बात सुनी जाए, या फिर आप इतना अच्छा करिए अपने उसमें परफॉर्मेंस के लोग पुराने परफॉर्मेंस को भूल जाएं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही सर। मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा, क्योंकि संतोष जी और चेतन जी का हम फिर से रुख करते हैं। चेतन जी, जो नसीहत देवदत्त दुबे जी की, बहुमूल्य नसीहत मैं कहूंगा, और संतोष जी के लिए भी है, क्योंकि देखिए तो सत्ता है, आती जाती वाली चीज है। लेकिन चेतन जी, जो बात देवदत्त जी कह रहे हैं कि अभी अगर आपने जो जनहित का सीधा सीधा मुद्दा है, इन रोडों को अगर ठीक कर लिया गया समय रहते तो बेनिफिट तो देगा ही, और जनता के भी जो मूल उपयोगी कार्य होते हैं वो भी सिद्ध होंगे बिना किसी कष्ट के। जनता से और जनता से जुड़े हुए जो भी मुद्दे
बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है और काम करती रहेगी। विकास से सतत प्रक्रिया, इसको हम कभी ये नहीं कह सकते कि अब विकास की आवश्यकता थी। मूलभूत जीवन के लिए मूलभूत सुविधाओं को जुटाने में भारतीय जनता पार्टी का, चाहे सरकार हो चाहे संगठन अपने स्तर पर सारी चीजों की बातों का जो फीडबैक आता है वो सरकार तक पहुंचाता है, तो उस आधार पर सरकार का रोड मैप तैयार होता है। तो हम केवल सड़क की बात नहीं कर रहे, हम तो पेयजल, किसान और किसान के जल की भी बात कर रहे हैं कि सारे ही क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी में सरकार का फोकस है। हम इसको चुनाव से लेकर के केवल नहीं जोड़ रहे, ये हमारी मोरल ड्यूटी है, क्योंकि प्रदेश हो चाहे देश हो, दोनों ही जनताएं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र, भारतीय जनता पार्टी के पंचनिष्ठाओं पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बिठाने का काम किया है। देश से लेकर के प्रदेश तक अगर किसी भी राजनीतिक दल पर सर्वाधिक अगर किसी का भरोसा है तो निसंदेह हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है। और ये भरोसा एक दिन में नहीं मिलता है, इस भरोसे को पाने के लिए बार बार लोगों तक पहुंचना पड़ता है। संगठन और सरकार के बीच में सेतु बन करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है, और जहां कुछ भी कमियां लगती हैं तत्काल संगठन के माध्यम से हम सरकार तक लेकर के उसको जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थितियां जो भी हो, हम संबल योजना के साथ उन गरीब लोगों को संबल देने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे कि जिससे मध्य प्रदेश की जनता को लगे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, चाहे प्रदेश हो चाहे देश में, चुन करके अच्छा काम किया है। और आने वाले समय में भी जनता का यह भरोसा हम पर बना रहे, उसको भी ध्यान में रखते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, दोनों का आचरण, व्यवहार और कामों के प्रति हमारी अपनी प्रतिबद्धता ये बनी रहे, इस बात का हम लोग खासतौर से ध्यान रखेंगे। रही मेरे मित्र की बात, संतोष जी, मैं फिर से कहूंगा, आप खूब आरोप लगाइए, लेकिन आपके आरोप को जनता कितनी तवज्जो देती है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल 8 दिसंबर को आपके आरोपों का बहुत सारा जवाब आप लेने की तैयारी करके रखिए, क्योंकि 8 दिसंबर भी कहीं ना कहीं मिड टर्म की तरह आपके सामने आने वाला है। देश और प्रदेश में कांग्रेस कहां पर खड़ी है, इस बात का भी कहीं ना कहीं आकलन किया जाएगा। चलिए संतोष जी। देखिए विवेक जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अभी हमारे मित्र चेतन सिंह जी कह रहे थे कि किसानों के लिए भी सरकार बहुत कुछ कर रही है। अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा कि किस प्रकार आष्टा की पार्वती नदी से लेकर बदनावर तक किसानों ने उचित मूल्य न मिलने के कारण लहसुन, प्याज आदि फसलों को सड़कों पर फेंकते देखा, नदियों में डालते देखा है। 1 रुपए किलो में लहसुन की फसल बिक रही थी, जिसे किसानों ने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने मंडियों के बाहर अपनी फसलों को बिखेर दिया। तो मैं कहता हूं कि यदि चेतन सिंह जी इतनी जनहितैषी सरकार की बात कर रहे हैं, ताकि किसान से लेकर बेरोजगार से लेकर पूरा प्रदेश का हर नागरिक इस सरकार से इतना दुखी क्यों है? और आखिर ये बिना जनमत की सरकार, जिसमें मैं कहूंगा कि कोई बहुमत नहीं था इसके पास, हमारी सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन जिन कारणों से हमारी सरकार गई, तो वो कारण आज भी जीवित है कि क्यों शिवराज सिंह को सत्ता से बेदखल किया था यहाँ की जनता ने। तो मैं ये बात स्पष्ट कर दूं पूरी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी की अलोकप्रिय सरकार 2018 में ही सिद्ध हो चुकी है, लेकिन अब जबकि कर्जा ले लेकर यह सरकार अपने आप को किसी तरह से खींचने का प्रयास कर रही है, जनता ये समझ चुकी है कि न तो इस सरकार से सड़कें सुधरने वाली हैं, क्योंकि 19 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद यदि सड़कें नहीं सुधरी तो अब क्या सुधरेंगी। किसानों को ये आय दुगुनी होने की बात कर रहे थे, किसानों को कोई आय दुगुनी तो ठीक है, उनकी फसल का लागत मूल्य तक नहीं मिल रहा है, यहाँ का युवा बेरोजगार है, नौकरियां नहीं मिल रही है। आप देखिए कि पीएससी से लेकर जितनी भी लिपिक वर्गीय भर्तियां हैं वो शिवराज सिंह निकाल नहीं पा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कानून व्यवस्था के मोर्चे से लेकर, नौकरियों के मोर्चे से लेकर, किसानों की सुविधा तक, इस हर मोर्चे पर सरकार बुरी तरह से फेल हो चुकी है। और चेतन सिंह जी, आपने सही कहा कि आने वाले समय के जो परिणाम है वो निश्चित रूप से दिखा देंगे कि जनता किसके साथ है। मैं तो आपको शुभकामनाएं देता हूं कि इन खराब सड़कों के द्वारा, किसानों को मूल्य नहीं देने के द्वारा, बिजली के बिलों में राहत नहीं देने के द्वारा भी आप चुनाव जीत सकते हैं। तो आपको ऐसी जीत मुबारक हो। मैं समझता हूं कि जनता इस बात को समझ चुकी है कि जनहितैषी सरकार कौन सी थी। केवल 1.5 वर्षों के शासनकाल में जिस प्रकार से किसानों को राहत पहुंचाई गई, कमलनाथ सरकार द्वारा किस प्रकार से बिजली बिलों में राहत दी गई और किस प्रकार से उद्योगपतियों को यहाँ निवेश के लिए आकर्षित किया गया, मैं समझता हूं कि 1.5 वर्ष का हमारा शासनकाल एक मिसाल बन चुका है। अगर हमारी सरकार 5 साल रह जाती तो वो इस मध्य प्रदेश के इतिहास का स्वर्णिम काल होता। और पूरी तरह से जिस बीमारी राज्यों की श्रेणी में लाने के बाद भी यदि शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छे मुख्यमंत्री होने का दावा करते हैं, तो मैं समझता हूं कि जनता इस बात को अच्छी तरह से देख रही है और उनका यह झूठ अब आगे चलने वाला नहीं है। चलिए चेतन जी, आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, फाइनल कमेंट, फिर हम देवदत्त जी का रुख करेंगे।
मेरे मित्र जिस तरह से मध्य प्रदेश में आपके 5 साल की सरकार और अभूतपूर्व विकास की बात कर रहे हैं, तो इस देश का बंटाढार भी आपकी सरकार ने किया। और 2003 का अगर हम विषय लें तो 2003 तक भी आपकी ही सरकार थी, किसी पड़ोसी की सरकार नहीं थी। तब आपने कितना विकास किया कि आपका नाम ही मिस्टर बंटाढार पड़ गया। तो ऐसी सोच और ऐसा विकास आपको और आप लोगों तक सीमित रहे तो कम से कम प्रदेश और देश तो बचा रहेगा। चलिए ठीक है, देवदत्त दुबे साहब, आपकी ओवरऑल अंतिम प्रतिक्रिया सर। जी, मैं बार बार ये कहता हूं कि एक संशोधन ऐसा भी होना चाहिए घोषणा पत्र में, जैसे हम कोई उपभोक्ता में कहते हैं ना कि जो उसने मानक तय किए यदि उस पर नहीं आया तो वो उपभोक्ता फोरम में जा सकते। ऐसे ही राजनीतिक दल जो भी घोषणा करें, वादे करें विकास के, और यदि 5 साल में वो नहीं कर पाते तो इसका भी एक फोरम होना चाहिए कि आगामी फिर जब चुनाव लड़े तो या तो उनको अयोग्य घोषित किया जाए या फिर उनको नया घोषणा पत्र जारी करने की अनुमति ना दी जाए कि आप पिछला पहले उसको करिए कि जो हम छोड़ के आए थे वो पूरा करेंगे, तब जाके जवाबदेही तय होगी। क्योंकि आम आदमी बड़ी उम्मीदों से सरकार चुनता है और कम से कम उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये मूलभूत सुविधाएं तो उसको मिलना चाहिए। आप नेताओं को, अधिकारियों को भरपूर हर प्रकार की सुविधा मिलती है, आम आदमी को करीबन यदि मूलभूत सुविधाएं भी मिलती रहे तो वो समझेगा उसका वोट देना सार्थक हुआ, उसकी सरकार उसने जो चुनी वो सही है। और नेताओं की भी थोड़ी जवाबदेही बढ़ती जाएगी कि वो जो कहे वो करके दिखाएं। अन्यथा अब तो चुनाव जीतने के लिए रेवड़ियां बांटने और वादों में आसमान के तारे तोड़ लाने के वादे कर दें। आप जो कहो वो कह दें चुनाव के पहले, और चुनाव के बाद फिर बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को इस बात पर विचार कर लेना चाहिए कि अब जनता से वादा खिलाफी नहीं चलेगी। जो जनता की वादे किए जाएं वो यदि पूरे करोगे तो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी, संतोष जी, देवदत्त जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल आपसे जुड़ा हुआ था जिसका जवाब लेने की हमने कोशिश की, और ये सवाल यही था कि सड़क बनवाते वक्त हमारे नेताओं को क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, सड़क ऐसी चीज होती है जहां पर जनता भी चलती है, जहां पर नेता भी चलते हैं। सड़क सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। हालांकि जनता ये सोच के कई बार चलने लगती है कि हमारे इलाके में सड़क उतनी अच्छी और उतनी मुफीद नहीं बनाई गई जितना कि उनकी कॉलोनी में, यानी कि नेताओं की कॉलोनी में बनी। दबे मन से जनता इस बात को कहती है, और कई दफा जब नेता जनता के पास वोट मांगने या उनसे मिलने आते हैं तो इस बात को भी जनता कहती है। नेताओं को इस बात को जरूर समझना चाहिए कि एक अदद सड़क, एक अच्छी सड़क जो कि जनता के लिए बड़ी मुफीद है, वो मुहैया करा दें, ताकि उनकी जो रोजाना की परेशानी है वो इस तरह से दो चार ना हो। फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।